Assalamualaikum, my name is Kainat Talat and today we will discuss the nucleophilic substitution reactions। जैसे कि पीछे हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने रिएजेंट स्पीशीज डिस्कस कर लिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस कर लिए, एलिमिनेशन का थोड़ा ओवरव्यू एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डिटेल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैज टू टाइप्स, SN2 and SN1। SN2 S for substitution, N for nucleophilic and 2 for bimolecular। Bimolecular nucleophilic substitution reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके रेट डिटरमिन करने में, या यूं कह सकते हैं कि मोलिक्यूलैरिटी, दो मोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूलर एंड दो मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रेट रिएक्शन का दो मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से वो हम आगे देखते हैं, इसलिए इनको बायोमोलिक्यूलर कहा है। हम कंपैरिजन के साथ दोनों को पढ़ेंगे। एंड ये भी S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस that only one molecule will be involved in rate determining step, or you can say that rate of reaction depends only on the one molecule, के rate सिर्फ एक molecule पे depend करेगा। दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, दोनों में रिएक्टेंट्स मतलब अल्काइल हैलाइड्स ही होंगे और प्रोडक्ट भी दोनों में सब्स्टिट्यूशन के साथ बनेगी। मींस एक चीज यानी हैलाइड रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल जगह ले लेगा। सब्स्टिट्यूशन यही होती है, रिप्लेसमेंट, एक ग्रुप रिमूव हो जाए दूसरा उसकी जगह ले ले, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दोनों में प्रोडक्ट भी वही बनेगी। अब डिफरेंस जहां पे आता है ना दोनों में, वो है उनकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है और वो मैकेनिज्म की वजह से उनमें काफी पॉइंट्स बन जाते हैं जो उनमें इनमें डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ओके, जो SN2 है इसकी मैकेनिज्म यूं होती है जनरली कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, हमें पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मौजूद है, ये उसके ऊपर अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जिसमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है एंड ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। लिविंग ग्रुप लीव करेगा ना, ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया एंड देन कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप है वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके लीव कर जाएगा। ये हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था अल्काइल हैलाइड और हमारे पास अल्कोहल बनी है मेथानोल। ये कार्बन है इसलिए मेथा, एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ओल लगाते हैं मेथानोल, इसका दूसरा नाम है मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हुई सब्स्टिट्यूशन ही है। ये अल्काइल हैलाइड का ये हैलाइड जो है ये लीव कर गया है, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ही होगी, पर यहाँ पर मैकेनिज्म में डिफरेंस ये है, ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जस्ट लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट। ये पोलर सोलवेंट हेल्प करता है इनकी आयनाइजेशन में, मतलब लिविंग ग्रुप को लीव कराने में ये हेल्प करता है। और ये स्लो स्टेप होता है, स्लोली लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन जाता है और ये लिविंग ग्रुप पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लीव करके निकल गया है वो यहाँ पर आ जाता है ब्रोमाइड। ओके, 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बना था ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर भी हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है ये टर्शरी है। टर्शरी कैसे है कि जो कार्बन है हैलाइड के साथ अटैच, वो नेक्स्ट फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1, 2 and 3। ये टर्शरी हैलाइड है और यहाँ पे भी जो कार्बोकेटाइन है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है। दैट्स वाई यहाँ पर ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती है। ये फर्स्ट स्टेप में कर देती है, सब कुछ एक स्टेप में था, कंसर्टेड मैकेनिज्म है ये। जबकि यहाँ पे फिर दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनती है उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाती है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स का मैं आगे बताती हूँ, समझाती हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया है और न्यू जो है न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ सब्स्टिट्यूशन ही है, दोनों में सेम प्रोडक्ट, मतलब यू कैन से दैट ओके लिविंग ग्रुप लीव करेगा और न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। बट डिफरेंस उनके मैकेनिज्म में है। सबसे पहले तो डिफरेंस यहीं से आ गया कि ये सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ये टेक प्लेस करता है 2 स्टेप में, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें
वो यहाँ पर ये आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी है ना, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट ही बनी है कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे जहाँ पे लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन हैलाइड अटैच था, उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, ट्रांजिशन स्टेट बनी और हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। चूंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था तो लिविंग ग्रुप जहां पे अटैच था न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड पर ही अटैच हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो प्रोडक्ट बनाई है, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को इस साइड से अटैक करवा दिया है तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को इस साइड से भी अटैक करवा सकते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी। मतलब दो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर रहा है, बैक से भी। अब इसके रीजन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड को हमारे पास जो हैलाइड है, हैलोजन है, उसने ब्लॉक करके रखा है। इतनी कार्बन में के पास मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। फ्रंट साइड यानी आप कह सकते हो कि फ्रंट साइड ब्लॉक है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से ही अटैक करना पड़ता है। जबकि इस केस में हम देखते हैं कि पहले लिविंग ग्रुप पहले लीव करके कार्बोकेटाइन बना देता है। कार्बोकेटाइन के पास कोई हैलाइड अटैच नहीं है कार्बोकेटाइन के साथ, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो चाहे फ्रंट साइड से अटैक करे चाहे बैक साइड से अटैक करे। अगर फ्रंट साइड से अटैक कर देगा तो जो जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच था यहाँ पे अटैच था तो न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड पे अटैच होगा। दैट्स व्हाई इसमें दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। ये अब न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है कि वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है कि बैक साइड से। 50% बैक साइड के चांसेस होते हैं, 50% फ्रंट से, जहां से वो अटैक करे। नेक्स्ट अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन में। इन्वर्जन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा जहां पे लिविंग ग्रुप लगा था उसकी बैक साइड पर ही अटैच होगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई, यहाँ पे उसकी फ्रंट साइड पे था, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड पे था और न्यूक्लियोफाइल देखें बैक साइड पे है, टोटली इन्वर्जन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास वो फ्रंट साइड जहां पर भी अटैच है फ्रंट साइड पे आप कह सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट 50% प्रोडक्ट वो बनी है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं हुई, रिटेंशन हुई, कॉन्फ़िगरेशन एज सच ही रही है कि जहां पर लिविंग ग्रुप अटैच था न्यूक्लियोफाइल भी फ्रंट साइड पे अटैक करके वहीं पर अटैच हुआ है। लेकिन दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन हुई है कि लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड पे अटैच था अगर, तो न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी साइड से अटैक किया जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच नहीं था। दैट्स व्हाई यहाँ पे फिर लिविंग ग्रुप यहाँ पर था, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो वो उसकी इनवर्ट साइड पे जाके अटैच हुआ है, तो 50% इन्वर्जन हुई है। अभी तक जो हमने इनमें डिफरेंस जो है स्टडी किए, एक हमने इनके जो स्टेप है वो देखा है, कितने स्टेप मैकेनिज्म है। दूसरा हमने देख लिया है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन सी साइड से कर रहा है। दूसरा तीसरा हमने देख लिया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम चौथा देखते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी रेट, कैसे ये बायोमोलिक्यूलर है कैसे यूनिमोलिक्यूलर है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें पता है स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर एक बात ये है कि इसमें तो है ही सिंगल स्टेप, ठीक, एक ही स्टेप है जिससे मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनना और नेक्स्ट आना, ये कोई सेपरेट स्टेप नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इंटरमीडिएट अगर बनता है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि पहले इंटरमीडिएट बना है बाद में, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट है तो ये हम सिंगल स्टेप ही काउंट करते हैं। तो ये तो है ही सिंगल स्टेप। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक आप कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड और इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो रेट इन्हीं दो पे डिपेंड करेगा, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई इसको हमने बायोमोलिक्यूलर कहा है कि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। रेट दो पे डिपेंड कर रहा है, वो कौन कौन से हैं, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे और उस प्रोपोर्शनल को खत्म करके के कांस्टेंट लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड एंड 1+1
इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 2. Hence, two molecules are involved in the rate determining steps, and rate of reaction depends upon the two molecules. That's why it is called bimolecular. And here हम देख सकते हैं कि slow step rate determining step होता है, and here this is the slow step, and only one molecule is involved in this step, and so this molecule rate will depend upon this molecule, as rate depends upon the alkyl halide 1. So this is the unimolecular reaction, as the rate depends upon only on the one molecule. Now last difference जो है वो इन दोनों में ये आता है कि हैलाइड्स 3 तरह के होते हैं. जैसे ये मैंने टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया, ये टर्शरी हैलाइड, हाँ, टर्शरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड सेकेंडरी हैलाइड. ओके, यहाँ पे जो SN1 मैकेनिज्म है वो टर्शरी हैलाइड फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी हैलाइड फॉलो करते हैं, एंड सेकेंडरी हैलाइड दोनों दे सकते हैं इंटरमीडिएट पे, SN1 भी SN2 भी. अब प्राइमरी हैलाइड पता है कि जो कार्बन जो है नेक्स्ट हैलाइड है उसके साथ वाली कार्बन, जस्ट लाइक ये हैलाइड है, इसके साथ एडजेसेंट कार्बन जो है यहाँ पे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी हैलाइड है. अगर ये कार्बन 2 के साथ अटैच होती तो सेकेंडरी हैलाइड था. अगर ये कार्बन 1 के साथ अटैच होती तो प्राइमरी हैलाइड था. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये कार्बन आगे किसी कार्बन के साथ अटैच हुई तो इसको भी प्राइमरी के केस में कंसिडर कर लेते हैं. तो ये भी जो है वो SN2 ही रिएक्शन देगी, ये हैलाइड भी. Now question arises, why tertiary halide undergo the SN1 mechanism while primary halide undergo the SN2, या फिर यूं कि tertiary halide जो है वो SN1 ही क्यों देती है, SN2 क्यों नहीं देती. इसी तरीके से प्राइमरी SN2 देती है, SN1 क्यों नहीं देती. So the answer of this question is, so first हम ये देखेंगे कि टर्शरी हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म देती है, फॉलो करती है, एंड प्राइमरी जो है वो SN1 क्यों नहीं करती. बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. प्राइमरी हमें पता है कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो हैलोजन जो भी लगा है साथ लिविंग ग्रुप, उसने लीव करके कार्बोकेटाइन बनाना होता है. सो अगर हम इस मैकेनिज्म को दोनों हैलाइड्स पे अप्लाई करके देखें, सेकेंडरी को तो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे है, वो प्राइमरी भी SN1 भी दे सकती है, SN2 भी, इसलिए इन दोनों को कंपैरिजन किया गया है. SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है. पहला स्टेप जो है वो वही मैंने प्राइमरी के हैलाइड पे अप्लाई किया है, एंड वही टर्शरी हैलाइड पे अप्लाई किया है, ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि वाई प्राइमरी हैलाइड डजंट अंडरगो द SN1 मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन, तो टर्शरी का बनाया, यहाँ पे प्राइमरी का भी कार्बोकेटाइन बना दिया. अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो पॉजिटिव आई इफेक्ट रखता है, इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स कि जो मिथाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो किसी भी ग्रुप के साथ अटैच होगा तो उसको डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी U, उस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता रहेगा. पॉजिटिव आई इफेक्ट है ना, चूंकि टर्शरी में एक कार्बन जिसके साथ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा वो नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच होती है. दैट्स वाई जो कार्बोकेटाइन बनता है वो भी 3 के साथ अटैच हुआ. अब ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो डेंसिटी इसको प्रोवाइड करते रहते हैं. एज अ रिजल्ट ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये स्टेबल रहती है. मतलब यहाँ इसके ऊपर कमी है, तो अगर इसके ऊपर कमी है तो उसने डोनेट करके उसकी इस कमी को पूरा कर दिया, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है टर्शरी कार्बोकेटाइन की, क्योंकि वो उसको तीनों ग्रुप्स डोनेटिंग लगे हुए हैं, वो उसको डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं. प्राइमरी हैलाइड के केस में देखें तो सिर्फ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो पॉजिटिव आई इफेक्ट रखता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, और ये एक ही ग्रुप है, तो ये इस कदर डोनेट नहीं कर पाता कि इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर पाए. इस एज अ रिजल्ट प्राइमरी कार्बोकेटाइन इतना अनस्टेबल होता है इसकी फॉर्मेशन ही नहीं हो सकती. तो SN1 मैकेनिज्म तो है ये कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप ने लीव करके कार्बोकेटाइन ही बनाना है. तो चूंकि जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है, उसके साथ एक ही ग्रुप अटैच होता है मैक्सिमम, यहाँ पर तो एक अटैच कर दिया है, लेकिन जो हमने पीछे मैकेनिज्म पढ़ी उसमें तो यहाँ पे ग्रुप ही नहीं लिया था, हाइड्रोजन लिया गया था. यहाँ पे एक अटैच करके आपको डिफरेंस समझाने के लिए
कर दिया है, लेकिन अगर एक भी अटैच हो तब भी वो इस कदर उसको डोनेट नहीं करता कि वो स्टेबिलाईज हो सके, उसकी फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो जब फर्स्ट स्टेप नहीं होगा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा नेक्स्ट? दैट्स वाई जो है वो SN1 मैकेनिज्म सिर्फ टर्शरी देती है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो प्राइमरी है वो SN1 मैकेनिज्म नहीं देता, तो जो टर्शरी है वो SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं देता? अगर हम इन दोनों का भी कंपैरिजन देखें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी ले रहे हैं कार्बन, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है वो बैक साइड से अटैक करना होता है। जहां पर ब्रोमाइड लगा है यानी लीविंग ग्रुप लगा है उसके बैक साइड से अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने यूं। और अगर हम यही चीज टर्शरी पे अप्लाई करके देखें, क्योंकि अब हमने दोनों पे SN2 मैकेनिज्म अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर भी ये पहले लूज नहीं करेगा। मैं SN2 अप्लाई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से ही अटैक करना होता है। ओके, बैक साइड से अटैक करेगा। ये दोनों पे SN2 अप्लाई करके डिफरेंस समझा रही हूँ। अब इसमें तो बैक साइड से अटैक कर दिया, एक ही बल्कि ग्रुप अटैच था, आगे फ्रंट साइड ऑलरेडी ब्लॉक है, बैक साइड पे एक बल्कि ग्रुप है, चलो फिर भी उसके पास स्पेस है, उसने अटैक कर दिया और नेक्स्ट मैकेनिज्म प्रोसीड कर गई। यहाँ पे फ्रंट साइड तो हैलोजन ने ब्लॉक करके ही रखी हुई है, बैक पे भी तीनों तरफ बल्कि ग्रुप्स हैं। इतनी हिंड्रेंस हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल के पास स्पेस नहीं होती इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के लिए। दैट्स वाई टर्शरी जो है वो अंडरगो ही नहीं, SN2 मैकेनिज्म अंडरगो नहीं करते, क्योंकि फ्रंट साइड भी ब्लॉक की हुई है, बैक साइड पे भी बल्कि ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास स्पेस भी होती है अटैक करने के लिए। दैट्स वाई पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसके पास जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाती है तब न्यूक्लियोफाइल के पास इनफ स्पेस आ जाती है आइदर साइड से अटैक करने के लिए। कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया ना आइदर साइड से, दैट्स वाई SN1 मैकेनिज्म इस तरीके से प्रोसीड होता है। और दैट्स वाई जो है वो टर्शरी SN2 मैकेनिज्म नहीं देते। और सेकेंडरी चूंकि उसके पास बल्कि ग्रुप्स तो होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, तो वो ये मैकेनिज्म भी अंडरगो कर सकता है, ये भी अंडरगो कर सकता है। तो आपको होप सो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टर्शरी जो है वो SN2 क्यों नहीं देता और प्राइमरी जो है वो SN1 क्यों नहीं देता। नेक्स्ट यहाँ पर एक और हाइब्रिडाइजेशन की भी है कि पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट में इसकी भी sp2 हो जाती है न्यूक्लियोफाइल को, ताकि न्यूक्लियोफाइल को इनफ स्पेस मिले। नेक्स्ट फिर sp3 हो जाती है। इसकी भी थोड़ी सी आपके टॉपिक में बात की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक reactions of alkyl halide, specifically nucleophilic substitution reaction. In the next lecture we will study elimination reactions of alkyl halides. Hope so you understand it well. If you have any question you can ask in comment section. Thank you.